अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा होगा या नहीं होगा, अब ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि वैसे तो जो इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया, उन्होंने नो कर दिया है पीटीआई को और बाकायदा तौर पर जो उन्होंने नोटिफाई किया है इस हवाले से वो यही बताया है कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके मुताबिक, इस पूरे ख़त के मुताबिक जो कि 3 सफ़ात पर मबनी है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड पीटीआई का ठीक नहीं है, तो लिहाजा इनको जलसे की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। फिर ये कि गैर मुल्की टीम, बांग्लादेशी टीम भी मुल्क आई हुई है, तो इस पूरे सिनेरियो में किसी भी तरह से कोई अनटूवर्ड सिचुएशन ना हो जाए, इस खदशे के तहत पीटीआई को ना किया गया है, नो किया गया है। लेकिन नाज़रीन, अभी अब से कुछ देर पहले आपने जैसे सुना भी कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर वो ये कहते हुए नजर आए कि अदालत ने हुक्म दिया, तो उस हुक्म के बावजूद भी कैसे ज़िले इंतज़ामिया ने मना कर दिया है, तो ये तो अदालती हुक्म की गोया ये कि खिलाफ वर्जी की जा रही है। और दूसरी तरफ प्रेजेंट जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी अलग ऐलान कह दिया है कि हम धरना नहीं देंगे, लेकिन हम जलसा ज़रूर करेंगे और जलसे के लिए तमाम जो उनके कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, वो तैयार हैं। ट्वीट में उन्होंने ये बात बताया, उन्होंने एनओसी का बताया कि किस तरह से मिली थी तरनौल जलसे के लिए, लेकिन ये कैंसिल इस वजह से नहीं हो सकता। और एक और दूसरी जो मजहबी जमात है ख़त्म नबूवत, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के अहाते में अगर उन्होंने जलसे का कहा हुआ है, और तो पीटीआई का जो जलसा है वो तो 30 किलोमीटर की दूरी पर है रेड जोन से, तो इसलिए किस तरह से कोई अनटूवर्ड सिचुएशन वाली जवाब पर हमारे जलसे को नो किया जा सकता है। अब ये मामला कहाँ जाएगा, जलसा होगा या नहीं होगा, ये तो कल का दिन ही बताएगा। लेकिन नाजरीन, जो बानी पीटीआई ने ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है जनरल फैज़ हमीद के, और अपने हवाले से भी उन्होंने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है तो ज़रूर करें, लेकिन कौम के सामने करें, खुल्लम खुल्ला ट्रायल करें, ताकि अवाम के सामने आए कि हमें किस तरह से अनजस्टली ट्राई किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नाजरीन, सिक्योरिटी ज़राए का भी इसके ऊपर खासा शदीद रद्द-ए-अमल आया है, और उन्होंने भी कहा है कि हाँ, हम आपका ओपन ट्रायल ही करेंगे ताकि पता चले लोगों को कि क्या कुछ होता रहा है और इस मुल्क के साथ किस किस तरह के खिलवाड़ होते रहे हैं। बहरहाल, इस पूरे अहवाल पर कुछ जो नुकात हैं जो हमने जॉट डाउन किए हैं वो आपके सामने पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। पीटीआई का ओपन ट्रायल का मुतालबा। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में किया जाए, बानी पीटीआई ने मुतालबा कर डाला। जनरल फैज़ का मामला नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं, लोकल मसला है। ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हक़ाइक़ आ जाएंगे। 9 मई साजिश का मरकज़ी किरदार जनरल फैज़ हमीद हैं, तो ओपन ट्रायल किया जाए। मैंने भी अगर बगावत की तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। जनरल फैज़ से रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ता नहीं और ना कोई ताल्लुक़ रहा। जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद मुझे भला क्या फ़ायदा दे सकता था। मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। मैं साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। बानी पीटीआई के बयान पर फिर सिक्योरिटी ज़राए ने भी शदीद और सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई कौन होते हैं बताने वाले कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हो तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी पीटीआई क्या करते और करवाते रहे। मामला नाजरीन काफ़ी अहम हो गया है, काफ़ी दिलचस्प भी हो गया है। ओपन ट्रायल होगा या नहीं होगा, ऑल आइज़ ऑन द मैटर। क्या ओपन ट्रायल ही नाजरीन, इसमें वक्त की ज़रूरत है, और क्लैरिटी के लिए, मामले में ओपननेस के लिए और मामले की ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए क्या ओपन ट्रायल की डिमांड ठीक है? क्योंकि दोनों अब इतराफ़ जो हैं अब इस डिमांड को ओके कर रही हैं, तो फिर क्या ओपन ट्रायल होने वाला है? वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने आज दोबारा फिर एक दफ़ा डिजिटल दहशतगर्दों को आड़े हाथों लिया। सारी जमातें वैसे तो देख रही हैं कि डिजिटल दहशतगर्द कौन है, लेकिन जो दीगर जमातें हैं वो पीटीआई, उनके अंडरस्टैंडिंग में बड़ी क्लियर बात है कि डिजिटल दहशतगर्द जो हैं वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को या अकाउंट्स को कहा जा रहा है। लेकिन पीटीआई कह रहे हैं कि ये हम नहीं हैं, ये तो कोई और लोग हैं जो कि डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। वो भला उनके नज़रिए में कौन लोग हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी दिनों से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं दोनों इतराफ़ से। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात का यहीं से आगाज़ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी मुतालबा किया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है उसका जवाब दें और मदाखलत जो है वो ना की जाए। अता तारड़ साहब ने जैसे ये वाली बात की, लेकिन बहरहाल अब ये मामला किस तरफ जा रहा है, इस पूरे इशू के ऊपर बात रहेगी, और कल जलसा होगा या नहीं होगा, इस इफ्स एंड बट्स के हवाले से भी बात इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। निहाल हाशमी साहब मुझे ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ड तमाम तर बहस में। बहुत खुश आमदीद निहाल साहब, आपसे हम लीगल और आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस, एक्सपर्टीज़ दोनों
इंशाल्लाह हासिल करेंगे। हाफिज़ हम्दुल्ला साहब नाज़रीन हमारे साथ हैं JUI से, और तमाम मामले पे हम आपकी भी बेबाकरा अपने साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे कि अब चूँकि जमाते JUI ने बिलखुसूस ऐलान कर दिया है कि हम किसी तहरीक का हिस्सा नहीं है और हम सोलो फ़्लाइट लेंगे, तो गोया कि सोलो फ़्लाइट में जो है वो क्या होने वाला है, ये बात भी आपसे रहेगी। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शॉर्टली मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। निहाल साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि आप अब मिलिट्री ट्रायल और मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की आप तायीद कर रहे हैं, जाहिर है आपको क्या सही लगता है, क्योंकि खान साहब तो कह रहे हैं मुल्क का इमेज ख़राब हो जाएगा आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अगर मिलिट्री कोर्ट में घसीट रहे हैं, और उन्होंने अब तो ओपन ट्रायल का मुतालबा कर डाला है कि अब दुनिया देखे कि अगर मेरा ट्रायल करना है तो मेरे खिलाफ कितना एक बेजा केस बना हुआ है, तो दुनिया के देखने के लिए ओपन ट्रायल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना बीबी, खान साहब के दौर में जो मुल्क का इमेज हुआ उससे गिरकर और कोई इमेज खराब हो सकता है? जो तो इंतहा पे ले गए थे मुल्क के इमेज को, जब मुल्क के, और ये फिर एक दिन की बात नहीं है, सिर्फ 9 मई की बात नहीं है, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड था खान साहब का। अगर आपको याद हो तो नीला गुंबद पे भी वो 2017, 16, 14, 15 में कहते रहे जला दो, मार दो, मर जाओ, आग लगा दो। ट्रैक रिकॉर्ड उस वक्त खराब नहीं हुआ था जब टेलीविजन स्टेशन पे हमला किया गया था। क्या ट्रैक रिकॉर्ड उस वक्त खराब नहीं हुआ था जब उस वक्त उनके लीडर जो बाद के सदर मुमलिकत बने, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने टेलीविजन स्टेशन पे कब्जा कर लिया है और अब हम मूव कर रहे हैं PM हाउस की तरफ। तो इमेज उस वक्त क्या खराब नहीं हुआ था जब अमेरिका के साथ उन्होंने कहा कि जी हमारी हुकूमत का तख्ता उलट रहे हैं? क्या उस वक्त इमेज खराब नहीं हुआ था जब उन्होंने कहा था कि IMF को खत लिखा जाए? क्या उस वक्त इमेज खराब नहीं हुआ था जब उन्होंने सऊदी अरब में उनके लोगों ने जाकर के मदीना मुनव्वरा में जो हरकत की? क्या उस वक्त इमेज खराब नहीं हुआ था जब पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड आए और उसको चोरी तरीके से अकाउंट में डाल दिया गया, ये कौम का खजाना? क्या उस वक्त इमेज खराब नहीं हुआ था जब वो साइकिल की बातें करते थे और हेलीकॉप्टर पे? जब उस वक्त इमेज खराब नहीं हुआ था जब वो अमेरिका में खड़े होकर के कहते थे कि इसके कमरे से पंखा निकाल दो, AC निकाल दो, फैसिलिटीज निकाल दो? क्या उस वक्त इमेज खराब नहीं हुआ था जब वो कहते थे इसको मूंछों से पकड़ के लाके गिरफ्तार करेंगे? क्या उस वक्त इमेज खराब नहीं हुआ था जब बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाता है? क्या उस वक्त इमेज खराब नहीं होता है जब एक लीडर को हॉस्पिटल से रात 12 बजे गिरफ्तार किया? लेकिन निहाल साहब, आप तो कोई और मिसाल कायम करें ना। वो कह रहे हैं आप लोग जब इन तमाम मिसालों की नफी करते थे तो आप अपने मुखालिफ के साथ क्या करने जा रहे हैं? मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने जा रहे हैं एक सिविलियन का, वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। देखिए जी, ये मामला जो है ये सिर्फ मिलिट्री और सिविल की बात नहीं है। खान साहब अगर समझते हैं कि वो बेकसूर है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की है तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए, इंसाफ उनको मिलेगा। मिलिट्री कोर्ट्स में मिल जाएगा सर इंसाफ? वो तो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में दूसरी तरफ को तो कोई मौका ही नहीं मिलता अपना वर्जन प्रेजेंट करने का। नहीं जनाब, ऐसी भी बात नहीं है, मिलिट्री कोर्ट से बहुत सारे लोगों को रिहाई भी मिलती रही है। तो इस तरह की बातें खान साहब, देखिए खान साहब जो अपने लिए जो पसंद करते हैं दूसरों के लिए वही पसंद करते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि हर किसी को हक है कि उसको फ्री ट्रायल मिले और देना चाहिए। मगर ये जो इवेंट है, ये जो इंसिडेंट है, वो मिलिट्री रिलेटेड है, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट के साथ है। आपकी लड़ाई अगर हमारे साथ थी, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ थी, फर्द के साथ थी, आप उससे लड़ते। आपकी लड़ाई कोई जहाज पाकिस्तान के जो MM आलम ने जो मार्केटुल जहाज थी उसके साथ, तो आपकी जहाज के साथ तो लड़ाई नहीं थी। कर्नल शेर खान के स्टेचू के साथ तो लड़ाई नहीं थी। GHQ के गेट के साथ तो लड़ाई नहीं थी आपकी। या जो कोर कमांडर हाउस है उसके कबूतर के साथ और मोरों के साथ और उसकी जो डेकोरेशन के साथ लड़ाई थी जिसको आग वो कहते हैं, वो तो निहाल साहब वो तो बंदे ही कोई और थे ना, वो तो कहते हैं वो हमारे लोग ही नहीं थे, बात खत्म हो गई। अच्छा, तो वो चाइनीज थे, इनके लोग थे, टेलीविजन पे आते रहे, बड़ा फखरिया सोशल मीडिया पे आते रहे, नारा लगा के कहते रहे हम जा रहे हैं, रोक सको हमें तो रोक लो। वो उनका बड़ा मशहूर गाना है, रोक सको तो रोक लो। तो अब रोक लिया गया उन्हें। और अगर समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने तो इस्लामाबाद के फूल पौधे को नहीं छोड़ा। जब भी बोलते थे जहर उगलते थे, जब भी बोलते थे मुंह से आग के शोले निकलते थे। एहतराम के साथ कभी किसी से बात नहीं किया। इंसानियत होती है, आपका जितना भी दुश्मन हो आपको एहतराम से बात करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब अगर इतने समझते हैं कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं और उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, तो कोई चीज़ आज के दौर में छुप के नहीं रह सकती है।
लेकिन निहाल साहब एक बात बताइएगा, आपने भी तो कहा है ना, आपने कहा है कि हर बंदा जो है उसको एक ही इस हवा में लपेट लें, तो आपने जनरल फैज से शुरू हुए, फिर अब ये मामला चले आर्मी ने शुरू किया, उनका ट्रायल हो रहा है, कोर्ट मार्शल के लिए प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, आपने कहा इसमें साकिब निसार साहब को भी घसीट लें। साकिब निसार साहब तो आपने सुना होगा, वो तो गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि ये मैं कहाँ से इसमें आ गया। और 9 मई के जब उनसे पूछा गया कि आप 9 मई में आप भी मुलविस थे, आपका भी गठजोड़ था, तो उन्होंने खासा बरहमी से इस सवाल करने वाले को स्नप किया है। देखिए मुन्ना आलम, बदनसीब है वो लोग कि अल्लाह ताला जिनको बहुत आला मनसब पे पहुंचाते हैं, वो ना आम लोगों के काम आते हैं, ना रियासत के काम आते हैं, ना अपने इदारों के काम आते हैं। और कुरान ने बार बार कहा कि अपनी बीवी बच्चों, साकिब निसार साहब के बेटे टिकट बाड़ा करते थे पीटीआई का, साकिब निसार साहब जाकर के शेख रशीद साहब के हॉस्पिटल का मुआयना किया करते थे। साकिब निसार साहब कहते थे कि भाई हमें कह देते 4-5 को तो हम रिजाइन करा देंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें एजाजुल हसन उनके साथ बैठे हुए। तो साकिब निसार इतने मासूम ना बने, उनको आज सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको एक मनसब दिया था, उस मनसब को उन्होंने बड़ा मिसयूज किया। और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25 के तहत सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और लेकिन 9 मई में तो नहीं ना मुलविस वो निहाल साहब, क्योंकि सवाल उनसे किया जा रहा है 9 मई का, और आप बल्कि इनफैक्ट जनरल फैज भी 9 मई के हवाले से, वो आपको लगता है कि वो मुलविस है, या आप लोगों को लगता है कि आप भी जरूरत से ज्यादा, आप कहते हैं आपके जो दुश्मन है, आपके हरीफ है, उनके ऊपर सारी जो पर्चे उन्हीं पे फाड़ दिए जाएं, उन्हीं पे सारे बिल फाड़ दें, और कोई है ही नहीं? कोई दुश्मन हरीफ नहीं है। जो लोग दुश्मन है पाकिस्तान के रियासत के इदारों के, वो हमारा दुश्मन है। जाति कोई हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई अकाउंट कोई उनके और हमारे जायदाद की लड़ाई नहीं है, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम अपनी हुकूमत में जब हम अपोजिशन में थे तब भी जनरल फैज साहब के हवाले से हम कहते थे कि ये अपने लिमिट से बाहर जा रहे हैं और जाके काम कर रहे हैं। तो हम तो साकिब निसार साहब को तब भी कहते थे, आज तो नहीं है कि आज हम। लेकिन आप सर ये बात बाजवा साहब को भी तो कहते थे, उनके खिलाफ तो आप लोग चुप हैं। अभी आप आस्ते आस्ते देखिए होता कि अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। हर किसी को अपने अंजाम तक पहुंचना होगा, जिसने जो किया है उसको उस अंजाम तक पहुंचना है। बड़ी आपने दिलचस्प बात की है। और 9 मई के हवाले से मेरा आपसे जो अर्ज था वो भी आप बता दें, 9 मई में आपको लगता है ये मुलविस हैं? आपने 9 में देखिए, 9 आप सियासी लोग हैं, आपसे इतना बर्दाश्त नहीं। इमरान खान का सिर्फ एक ही वो माइंडसेट लेके पैदा हुए, ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन। वो शानशाहियत या आमरियत उनके जहन में हर वक्त रहता है कि मेरे अलावा कोई नहीं। ये जब क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी कहते थे, जब वर्ल्ड कप जीते थे उस वक्त भी कहा था आई वांट इट, इट इज माय ड्रीम, इट वाज नॉट योर ड्रीम, इट वाज द ड्रीम ऑफ द एंटायर टीम। तो बात सारी ये है कि जब आप खुदगर्जी की सियासत करेंगे, यू हैव टू फेस द म्यूजिक। बात यह है कि जनाब 9 मई को आपने जो कुछ किया, आपने जो बातें की, हमने कहा था मीर जाफर मीर सादिक, हमने कहा था न्यूट्रल, नो, जहर से अंगारे निकलते थे, न्यूट्रल। हमने कहा था जानवर। आप जब दूसरे को कहेंगे जानवर तो कई वक्त में काट लिया जाता है, वापस पलट के आता है। हमने नहीं कहा किसी को मीर जाफर और मीर सादिक। सवाल दरअसल साकिब निसार और जनरल फैज हमीद के हवाले से भी था। और 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी ज़रा बता दें, फरमा दें आप निहाल साहब अपनी लीगल एक्सपर्टीज़ के ज़रिए, कि वो कहते हैं इसके ऊपर भी हुक्म इम्तना जो है वो अब ख़त्म हो गया है, और आप लोग कह रहे हैं इसका जवाब दिया जाए। वो कहते हैं आप कितने पर्चे फाड़ेंगे इन पे? हर दफ़ा तो उनको अदालत हर चीज़ से उनको बरी जमा कर रहे हैं, अदालत हर जगह उनको रिलीफ दे रहे हैं, और खान साहब को जमानतें मिल रही हैं। आप लोग जो हैं वो पर्चे करते हुए नहीं थक रहे, तो आप भी मान जाए ना कि वो फिर नहीं कसूरवार हैं। नहीं, हम पर्चे नहीं कर रहे, पर्चा जो है आइन और कानून कर रहा है, सर्कमस्टांसेस पर्चा काट रहा है। आप मुझे बताइए, वो 190 मिलियन जो कि बरतानवी गवर्नमेंट ने आपके अवाम को दिया था कि एक्सचेकर का पैसा है, तो क्या वो अवाम के फलाह बहबूद में एक्सचेकर के अकाउंट में गया, या अमानत में खयानत किया खान साहब ने? सिर्फ मुझे बता दे तो फिर मैं जिम्मेवार हूँ मैं। अगर वो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के गरीब लोगों के फलाह बहबूद के लिए आया, पाकिस्तान के उस रियासत के अकाउंट में आया, तो फिर तो हम खताकार हैं। मगर अगर आप उसमें अमानत में खयानत करें तो वो फिर आप जुर्मदार हैं। फिर कोई अंधा भी आएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जो लोग बैठे हुए अपना जवाब दे खुद है कि उनको रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या रिलीफ मिल रहा है, अगर उनका हक बनता है उनको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन देखिए ना निहाल साहब, एक इसमें टेक्निकल नुक्ता है ना, जो भी था वो परमिशन ग्रांट की थी दरअसल काबीना ने, तो आप काबीना के फैसले को आप अदालत ले जा सकते हैं। आप तो माशाल्लाह लॉयर हैं, आपको ये बात ज्यादा पता है कि काबीना तो एग्जीक्यूटिव उन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर की सदारत में एक फैसला किया और उन्होंने कहा कि ये हम इसको ऑफसेट कर देंगे, जो पेमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को करनी थी वो उन्होंने वहां ऑफसेट कर दी, तो वो तो काबीना का फैसला है ना सर, आप उसको लीगली कैसे उसके ऊपर बात कर सकते हैं? इसमें बड़ी छोटा सा जवाब है मेरा। Who was heading the government? Who was heading the government? कैबिनेट से भी हट के गवर्नमेंट, that was खान साहब। एक मिनट, दूसरी बात सुन लीजिए। आज आप मोना आलम लाइसेंस दे रही हैं कि कौमी खजाने को किसी भी फॉर्म में लूटो, 190 मिलियन पाउंड हो, नहीं, यू आर गिविंग अ लाइसेंस दैट द कैबिनेट हैज द पावर टू डू एनीथिंग। नहीं, पाकिस्तान के कोई आमरियत नहीं है, बादशाहत नहीं है, जमहूरी निजाम है, आइन और कानून है। नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी। शौकत यूसुफजई साहब, आप लोग अपना किया भुगतेंगे और आपको चाहे आप यहाँ से भागने की कोशिश करें, वहाँ से भागने की कोशिश करें, अल्टीमेटली पकड़ हो जानी है। और ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके सहूलतकारों की भी। अभी आपने निहाल हाशमी साहब को सुना, 190 मिलियन पाउंड्स केस के हवाले से वो बात कर रहे थे कि काबीना कौन होती थी कि वो ये दे दें कि जी जो कौम का पैसा है जो कौमी खजाने में जाना चाहिए वो अपना जुर्माना अदा करने के काम आ जाए, जो आप लोगों ने या खान साहब ने जो गो अहेड दिया था ये पूरे केस में। देखिए, ये सावन के अंधे हैं, ये अपनी बात जब करते हैं ना तो फिर इनको जब फैसला आता है इनके हक में तो ये कहते हैं जी ये तो बिल्कुल अदालती फैसला है, ये तो कैबिनेट ने किया है। और जब इनके खिलाफ आता है तो फिर ये चीखते हैं, इनकी चीखें निकलती हैं। तो देखिए, करप्शन जो हुई है इस मुल्क के अंदर, अगर सर अब एक आईपीपीस को पकड़े ना और आईपीपीस की करप्शन आप देखें तो ये सारे जेल में होंगे। तो अब देखें, मर्सिडीज निकली है और कहते हैं जी गिलानी ने माफ कराई। गिलानी कौन होता है जो माफ कराए, जो वो तोहफा दे दे? तो ये सारी चीजें हैं, करप्शन के तो रिकॉर्ड तोड़े हैं इन्होंने। और ये जो हुकूमत में आए हैं, ये जो इन्होंने एस्टेब्लिश के सामने सर झुका के बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि इनके खिलाफ जो केसेस थे वो एक दिन में कैसे खत्म हुए? क्या इस पे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या कौन सा इन्होंने वो केस लड़ा और उस पे इनको बरियत मिली है? सारे केसेस एक ही दिन के अंदर खत्म हुए। वो नवाज शरीफ जब यहाँ से जा रहा था तो वो मुल्जिम था और वापस ही पे उनको प्रोटोकॉल दे गया। तो मुझे बताएं कि कौन सा केस लड़ा गया उनका, किस अदालत ने उनको वो किया, बरी किया? ये सारी चीजें इन्होंने तो मजाक बनाया। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आइन कानून है कहाँ पर? किस मुल्क की बात कर रहे हैं? कहाँ है वही आइन कानून? शौकत साहब वो कह रहे हैं, मैंने तो उनसे बड़ी तवील बात की है, बहुत उनको मैंने काफी सवालात उनकी तरफ मैंने बरसाए हैं। तो वो कह रहे हैं वही आइन कानून है जिसके तहत खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है। और क्या करें वो, जब वो हमला आवरी हो रहे हैं फौजी तंसीबात पे, तो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही बनता है ना। देखिए फिर तो सारी चीजें आप ले लेना। ये जो मुशर्रफ क्या जनरल नहीं था जिसको हवा में इन्होंने बरतरफ कर दिया और फिर कहा कि जी इनको इंडिया ले जाएं लेके पाकिस्तान न लेकर आए? तो क्या ये गद्दारी नहीं थी कौन से और फौज से? और ये उनके खिलाफ एक कू नहीं था? तो मेरे ख्याल से ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया है, वो भी केस बनता है इनके खिलाफ। और इन्होंने ये जो मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने कू किया वो भी बनता है। और फिर उसके बाद 90 डेज में जो इलेक्शन नहीं कराया के खिलाफ इन्होंने कू किया, ये तो मुशर्रफ को उल्टा स्पेशल अदालतें आपको याद होगा इन्होंने कायम की थी नवाज शरीफ साहब ने 2013 में जब वो पीएम बने थे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन्होंने देखे, इन्होंने जो कुछ किया है मुशर्रफ के खिलाफ, ये तो देखे इन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ क्या करना था। ये जब आए उसके बाद तो ये खुद सिर्फ बातें करते थे कि हम मुशर्रफ के साथ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो तो देखें ये तो खौफजदा लोग हैं, करप्ट ज़दा लोग हैं, नेबज़दा लोग हैं, ये तो बात ही नहीं कर सकते थे। ये तो इनके सिर्फ पॉलिटिकल बातें होती थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई तो करनी नहीं थी। आप देखें जब हमारे दौर में इनके खिलाफ जितने नेब के केसेस हुए, तो आप मुझे बताएं कि कौन सा केस हमने बनाया? साहब आप ऐसे ये बताइएगा, आप गाड़ी से बातें कर रहे हैं, आप कहीं सवार हैं, किसी मंजिल की तरफ गामजन हैं, तो आप ये जलसे में आ रहे हैं तरनौल में? यहाँ तो नहीं आप पहुंच रहे कल के जलसे के लिए, क्योंकि आपको जिले इंतजामिया ने नो कर दिया है। एब्सोल्युटली नॉट। कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह पहुंचूंगा। जलसा जो है वो बहुत कामयाब रहेगा। अच्छा। और आप देखें कि कल से इन्होंने कंटेनर खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हाँ। एक तरफ ये इजाजत देते हैं
फिर उसके बाद कंटेनर लगाते हैं और फिर आखिरी दिन दफा 144 लगाते हैं। ये इनका पॉलिटिकल विजन है। तो सियासत तो पाकिस्तान के अंदर तो अब जो सियासत का जनाजा निकाल। क्या आप बतौर वकील और बड़े नामवर वकील आप इस बात को आप इसकी तायीद करेंगे कि वो कहते हैं पीटीआई वाले कि उनको इजाज़त दी अदालत ने जलसे की, और ये अदालती वो कहते हैं कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है कि ज़िले इंतज़ामिया ने आज इनको इजाज़त नामा इनका मनसूख कर दिया, कैंसिल कर दी, और सिर्फ इस जवाब पे कि भाई ये कोई हमला आवर हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। तो ये तो एक बिल्कुल प्रीएम्प्टिव बात है ना, ये तो कयास हराइयाँ है। नहीं मोना, इससे पहले कि मैं इस बात के जवाब दूं, मैं शौकत भाई को साहब को तशरीह कर दूं कि 2018 का जो इनका इलेक्शन था वो सबको मालूम है कि कैसा इलेक्शन था, ठीक है। तब्दीली के साल के नारे के साथ आया था। मेरे भाई कह रहे थे कि कौन सी अदालत ने नवाज शरीफ को बरी किया, तो उस अदालत के 6-7 पेशी में नहीं बल्कि 10-12 पेशी में मैं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया था और मैं विटनेस रहा हूँ मुसलसल 13-14 में। तो ये भी अपने रिकॉर्ड ठीक कर ले। और नवाज शरीफ साहब भी 2-2 साल जेल में रहे, उन्होंने कहा जेल में नहीं रह सकते। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आज़म पाकिस्तान है 22 महीने जेल में रहे हैं, इनसे तो साल भर नहीं कट रहा है। अब रह गया जलसा, ये जलसा थोड़ी करते हैं, ये फसाद करते हैं। आप देख लें, जो इन्होंने इस्लामाबाद में आए थे तो दरख्तों को आग लगा दी थी, इन्होंने फूल पौधों को आग लगा दी थी। जो बात करना है, पार्लियामेंट है ना इस मुल्क में, पार्लियामेंट में आके बात करें। उस टाइम गवर्नमेंट थी, राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, आप लोगों ने भी भरपूर शेलिंग की थी इनके कारकुनान पे, और बेचारों को, अपने खवातीन को भी वो कहते हैं आप लोगों ने नहीं छोड़ा था, उनके ऊपर भी आंसू गैस और क्या क्या बरसाया गया था, रबर पहले बुलेट्स। ये एक बात आपको बता दूं, जो इंतजामिया होती है वो मौके पे देखती है, अगर कोई खतरा हो लॉ एंड ऑर्डर का या दहशतगर्दी का, तो वो जो वहां पे मौजूद होते हैं वो उसी वक्त वहां पे कोई फैसला लेते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। इनके ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक नफरत की बू आती है, एक लॉ एंड ऑर्डर की बू आती है, एक नफरत और नफरत, इसके अलावा कुछ। अगर आपने अच्छी बातें करनी है, कंस्ट्रक्टिव बातें करनी है, मुल्क की सियासत को, मुल्क की माशरत को, मुल्क की पार्लियामेंट को ठीक करना है, मईशत को ठीक करना है, आए आकर के पार्लियामेंट में बात करें। हम रेडी, हम वेलकम करेंगे आपके। अगर कोई MNA जीते हुए हैं, जो भी जीते हुए हैं, आप आए बैठे, आपके लिए बहुत एहतराम है हमें, जो मुल्क की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट में आके बात करें। ये बात अब मामला आगे हाफिज हमदुल्ला साहब की तरफ भी ले जाते हैं, JUI के स्टॉलवर्ट, तमाम तर मामलात पे हमारी रहनुमाई अपनी जमात के पर्सपेक्टिव से भी करें। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। आप बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में अब जो ट्रायल की बात की जा रही है खान साहब के लिए, आप इसकी तायीद करते हैं, कहते हैं कि ठीक किया जा रहा है? खान साहब कहते हैं ओपन ट्रायल हो, वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी जराए ने भी रद्द अमल दिया है कि हाँ ओपन ट्रायल ही हो, ताकि पता चले कि आपने क्या काम और किस तरह के आप जो है कारनामे सर अंजाम देते रहे मुल्क के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना बीबी, दोस्तों को सलाम। देखिए, बुनियादी तौर पर जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट की बात है, इस सिलसिले में तो मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है। उनका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा ये तो मैं इस मिलिट्री कोर्ट के हक़ में मैं नहीं कह सकता कि मैं इसकी हिमायत करूं या सपोर्ट करूं, एक बात। लेकिन ये भी एक पहलू है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो ख़ुद मिलिट्री कोर्ट के कायल थे बाज़ लोगों की केसेस में, लेकिन ये उसका अपना मौक़िफ़ है उनकी पार्टी का। आज उनका मौक़िफ़ वो नहीं है जो कल वो वज़ीर आज़म थे, उनका जो मौक़िफ़ था। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ओपन ट्रायल की बात है, ये हर आदमी का हक़ है, इंसानी हुकूक का और आईनी और कानूनी हक़ है। एक आदमी ओपन ट्रायल चाहता है, वो मुतालबा करते हैं, बेशक उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए। अगर कोई किसी के हक़ में बात करना चाहते हैं, वो भी मैं आपके हक़ में, मोना बीबी के हक़ में कह सकता हूँ कि जो कुछ मोना बीबी के साथ हो रहा है, लिहाजा ओपन कर लें, ओपन कर ले, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो अगर एक शख्स ये कर रहा है कि ओपन ट्रायल हो इमरान खान साहब अपने हक़ में, तो बिल्कुल ओपन हो। अगर किसी और के लिए उनकी एक राय, एक तजवीज़ है, ओपन ट्रायल हो। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोर्ट मार्शल का और रूल्स क्या है, उनके क़वायद क्या है, उनकी ज़वाबित क्या है। लेकिन ये जो गिरफ़्तारी है, बुनियादी तौर पर मैं हमेशा ज़ाती राय देता हूँ, मुझे इस गिरफ़्तारी का कोई खातिर ख्वाह नतीजा
जी फैज़ हमीद साहब की खातिर ख्वाह नतीजा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए कि हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। आपको याद होगा जब जनरल असद दुरानी हाजिर सर्विस थे, जनरल हामिद गुल हाजिर सर्विस थे, सर्विस में थे उस वक्त, उन्होंने IGI बनाया था। क्या सर्विस में उन्होंने सियासत में मुदाखलत की, जो हल्फ की भी खिलाफ वर्जी है, आइन की भी खिलाफ वर्जी है? क्या उस वक्त के रियासत ने उसके साथ कुछ किया, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई, कोई एहतसाब? रिटायरमेंट के बाद जनरल असद दुरानी ने राक के चीफ से मिलके एक किताब छपवाई, एक किताब लिखी दोनों ने। उस किताब में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं लिखा था। उसके नतीजे में उसका कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल में क्या हुआ, उसको क्या सज़ा मिली उसको? तो इसलिए ये तमाम सूरत हाल आपको मालूम है, आइन तोड़ा गया है, मुल्क दो लख्त हुआ है, किसको सज़ा मिली है? लिहाजा मुझे नहीं लग रहा है मैं माजी को देखूं कि जनरल फैज़ साहब को वो सज़ा हमारी ख्वाहिश है या बाद सियासी जमातों की ख्वाहिश है कि वो सज़ा मिले जो उनकी ख्वाहिश है। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है। वो तो कहते हैं वो हर तरह की सज़ा के मुर्तकिब हैं। अगर देखिए ये जो हमारे दोस्त है PMLN वाले, ख्वाजा आसिफ साहब भी आजकल बहुत बोल रहे हैं जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं। लेकिन जब वो कोर कमांडर थे और PDM की हुकूमत थी मेरे ख़्याल में उस ज़माने में आप क्यों नहीं बोल रहे थे कि जनरल फैज़ की जराइम की बहुत लंबी फहरिस्त है? उस वक्त तो आप नहीं बोल रहे थे। जब रिटायर हो जाते हैं फिर हम लोग सच बोलते हैं, उस वक्त हम नहीं बोलते हैं। उस वक्त आप मुतालबा करते, आपकी हुकूमत थी, आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ लिखते कि इसने ये जराइम किया है। ये जो टॉप हाउसिंग स्कीम की बात है, ये तो आप लिख सकते थे, सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते थे कि ये चीज़ें इस शख्स ने की है। उस वक्त आप खामोश थे। और दूसरी बात यह है, मेरी मालूमात ये है, आपने मीडिया पे दिखाया, मैं आपकी चैनल की बात नहीं करता हूँ, मीडिया की जर्नली बात कर रहा हूँ, कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब PMLN की इजलास बुलाया आज से 1 हफ़्ता पहले, उसमें इजलास की बात यह निकली अंदरूनी कि मियाँ साहब ने अपने दोस्तों को कहा था कि आप जनरल फैज़ के मामले में खामोश रहे, ज़्यादा ना बोले। और ख्वाजा आसिफ ने जो बयानात दिए थे उस पर मेरे ख्याल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी थोड़ा परेशान थे, ये ख्वाजा आसिफ साहब क्या कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कह रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे बड़े हैं, हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कम मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस ज्यादा है। अच्छा, ये उसकी जिम्मेदारी है, मजबूरी है उसकी। बहुत दिलचस्प आपने बात की है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कम है और सेल्फ डिफेंस ज्यादा है। हाँ, अच्छा, या आप बहुत सारी अहम बातें शुएब शाहीन साहब, खुश आमदीद आपको, बड़े देर से आपके मुंतज़िर भी थे, ये ज़ाहिर है इस पर भी आप बात ज़रूर फरमाइएगा। हाफिज़ हमदुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये अपने वक्तों में, उन वक्तों में नई कार्रवाई की PMLN ने, अब ये लोग कर रहे हैं। आप भी जलसे की तैयारियों में खासे, मेरा ख्याल है लग भी रहा है कि आप कहीं तैयारियों से होके आ रहे हैं। ये बताइएगा, अब आपको नो कर दिया गया है, कोई अनटुवर्ड सिचुएशन हो जाएगी? अभी निहाल साहब आपका ट्रैक रिकॉर्ड गिनवा रहे थे कि आपने कहाँ कहाँ हमले किए हैं। आपने ना TV स्टेशन छोड़ा, ना आपने रेडियो स्टेशन छोड़ा पेशावर का, ना सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, ना फौजी तनसीबात। तो इस तरह का प्लान तो नहीं है आपका कल कोई? और वो सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट है कि आपके कारकुनान तो बिस्तर वगैरह लेके आ रहे हैं धरने की तैयारियों में। पहली बात तो यह है कि जब हम कह रहे हैं हम धरना नहीं दे रहे, तो बिस्तर लेकर कोई आया है, को आज की रात को वो सो जाएगा कहीं, बेचारा गरीब आदमी। हाँ। तो इनको क्या तकलीफ है? पहली बात। दूसरी बात मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 हुक्मनामे हैं और 3 इनकी अंडरटेकिंग है कि जनाब हम ये जलसा मनसूख नहीं करेंगे, और हमने इनको अलाउ कर दिया है। हमने मांगा था F9 पार्क या पेशावर मोड़ या परेड ग्राउंड जहाँ हमेशा जलसे होते हैं। इन्होंने कहा नहीं जी हम आपको यहाँ से 30 किलोमीटर दूर तरनोल देंगे। हमने कहा दे दो, जहाँ भी देना है। पिछले महीने 6 जुलाई को उन्होंने हमारा एक रात के 1:30 बजे हमें मुझे नोटिस आया, कैंसिल कर दिया। और आज जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं, मुझे बताएं 31/7 का ये हुक्मनामा है, NOC है, जिसको 3 दफा अंडरटेकिंग दे के DC ने और एडवोकेट जनरल ने और अटॉर्नी जनरल ने वहाँ कंफर्म किया कि जी हम इसको मनसूख नहीं करेंगे। कमिश्नर साहब ने तो आज बड़े धड़ल्ले से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि बिल्कुल कैंसिल, सवाल ही पैदा नहीं होता। गुलाम ब्यूरोक्रेसी इन कठपुतलियों के कहने पे जिस तरह चल रही है, ये ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मुझे बताएं, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या किसी आइन की प्रोविजन को सेटिसाइड कर सकती है? क्या अदालती हुक्मनामे को सेटिसाइड कर सकती है? अच्छा मुझे बताएं, ये मुस्लिम लीग नून वालों ने जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, जिसपे इनको सजाएं भी हुई थी, वो जायज था इनका? और दूसरी बात, हम पहले दिन से कह रहे हैं
ये 9 मई का ड्रामा जिन्होंने जो रचाया हुआ है, भाई आ जाए जुडिशल कमीशन बना ले। हम तो पहले दिन से 15 महीने से सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, सही हो और इनको भी कह रहे हैं आ जाए, जो कम तायीद कर दें जुडिशल कमीशन की। निहाल साहब की तरफ तो बहुत सारी बातें आ गई हैं ना, हाँ। सारा कुछ सच सामने आ जाएगा। कादिर साहब से भी जनरल फैज हमीद के हवाले से सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा। अच्छी बात है कि आपने ट्रायल शुरू कर दिया और आपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की, तो किधर है वो बाजवा साहब जिसकी बात इतनी बाज़गश्त थी। बल्कि अभी हाफिज साहब कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब ने, मियां साहब ने भी मना किया है कि फैज साहब के मामले पे हर कोई बात ना करे। अच्छा, दूसरी बात, 2 बातें एडमिटेड फैक्ट्स हैं। ख्वाजा आसिफ कहता है 2019 अप्रैल 2019 में जनरल फैज और बाजवा ने हमें कहा कि आओ पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले लो फिर फेडरल गवर्नमेंट ले लो। क्या ये सियासत में मुलव्विस नहीं थे? तो ये अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो इस पे ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा? नंबर 2, जनरल फैज और बाजवा दोनों ने कहा था। तो फिर अभी खान साहब ने क्यों कहा कि वो हमारी पार्टी के लिए एसेट है, मुल्क के लिए? पार्टी के लिए एसेट नहीं कहा, मुल्क के लिए कहा। मुल्क की बात, मुल्क के लिए एक इंटरवीनिंग जनरल एसेट होगा सर। नहीं तो सुन लेना, मैं उसकी बात आपको बाद में वजाहत देता हूँ। इसके ऊपर क्यों नहीं ट्रायल हो रहा जो एडमिटेड फैक्ट है ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के ऊपर? या ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहा है? अगर झूठ नहीं बोल रहा तो इसके ऊपर एक्शन दोनों का क्यों नहीं हो रहा? सही सवाल है, एक बात आगे ले जाती हूं। वो ये है कि असगर खान के ऑलरेडी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जजमेंट के जरिए लार्जर बेंच ने फाइनलाइज कर दिया है, जिसमें नवाज शरीफ समेत बहुत सारे लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से पैसे ले सियासत को इस्तेमाल करने के लिए। वो जजमेंट फाइनलिटी इख्तियार कर गई है। आज 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, 12 साल हो गए हैं उस जजमेंट को। सही हो गया। मुझे बताएं उसके ऊपर आज आगे ले क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? एक्चुअली कादिर मंदोखेल साहब ने भी ना वैसे शोएब साहब के हक की खबर दी थी। ऐसे ही है ना कादिर मंदोखेल साहब, एक तो आपको खुशामदीद भी। ये आपने खबर दी थी गालिबन थोड़े रोज पहले कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो फासले हैं वो कम हो रहे हैं, कुछ रवाबित बढ़ रहे हैं। ये क्या हुआ, उस बात का क्या बना फिर? अभी ये जलसा मनसूख करने की बात से तो नहीं लग रहा कि ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। कादिर साहब, शोएब शाहीन साहब वो वकील तो थे ही, वो सियासतदान भी बन गए, और लाइव शो में बैठने का आज की रात मतलब ये है कि पुलिस को दावत देना, आओ मुझे जल्दी गिरफ्तार करो ताकि सुबह जान छूट जाए। और इनके बहुत सारे लोग आज रात पुलिस से रब्ता करेंगे, खुदा का वास्ता में गिरफ्तार करो ताकि कोई 9 मई से बच जाए। दूसरी बात, मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम है, मैं उनकी बात सुन रहा था जनरल फैज के हवाले से। तो हाफिज साहब आपकी खिदमत में अर्ज है, जनरल फैज ने मुझे जब मैंने इनका छेला जो पीटीआई का एमएनए था उसकी नाअहली चैलेंज किया था, तो मुझे सेक्टर ऑफिस में आईएसआई के सेक्टर कमांडर कराची के दफ्तर में मुझे बुलाया, 1.5 घंटा मुझे आपसे बेजा में रखा। मुझे 15-20 करोड़ की ऑफर हुई है, एमएनए बनाएंगे, सेनेटर बनाएंगे, और जब मैंने ना किए तो कत्ल किए धमकियां दे रहे थे। मैं आपके तवज्जुह से आर्मी चीफ से दरखास्त करूंगा, मैं साबित करूंगा, और ये बात मैं पूरे वकील हूँ, जियो फेंसिंग के जरिए सब चीज के जरिए मैं साबित करूंगा। तो बहुत शदीद ब्रेकिंग न्यूज है वैसे कादिर साहब, कत्ल की धमकी का आप इतना बड़ा आप इल्जाम लगा रहे हैं जो आप कह रहे हैं आप साबित भी कर सकते हैं। सुन ले मेरी बहन, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने फरमाया कि आज जनरल फैज रिटायर हो गए या गिरफ्तार हो गए, सब बोल रहे हैं। हाफिज साहब 20 अप्रैल 2022 को 24 न्यूज नसीम ज़ेरा के शो में और जी टीवी अनिका के शो में ये रिकॉर्ड है मैंने कहा, और ये उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे। अब आप मुझे बताओ, कोर कमांडर पेशावर उससे ज्यादा ताकतवर पोस्ट में थे, मैंने उस वक्त ये बात की थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये शख्स दहशतगर्द है, ये शख्स कातिल है, ये शख्स पाकिस्तान का दुश्मन है, और इनको वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अगर मेरी बात झूठी साबित है तो मुझे कोर्ट मार्शल करे, मुझे फांसी पे चढ़ा दे। लेकिन सवाल ये कि वंस फॉर ऑल ये ड्रामा खत्म होना चाहिए कि आए दिन जो है ना इस तरह लोगों को हरासा करना, कत्ल की धमकियां देना, उठाना वगैरह। बहुत वैसे ये आई थिंक दिलचस्प रेवलेशंस है और बहुत धमाका खेज किस्म की रेवलेशंस है। निहाल हाशमी साहब, ये आप इसके ऊपर तबसरा करेंगे? मुझे मोना जी आप मुझे मुख्तसर एक वजाहत करें प्लीज। देखिए, मैं अन्याल हाशमी से माजरत चाहता हूँ, मुख्तसर में कादिर मंदोखेल साहब का जवाब दूँ। वो मेरा भाई है, मेरी बात शायद वो नहीं समझे, मैं जनरल फैज का तर्जुमान नहीं हूँ भाई। आप तो अभी रिटायरमेंट के बाद बोल रहे हैं। आपका भी किरदार हमें याद है कि सादिक संजरानी के वोट में आप कहाँ खड़े थे? वाह, कहाँ खड़े थे जी सादिक संजरानी साहब के वोट में?
निहाल हाशमी साहब वो कहते हैं सादिक संजरानी के वीडियो कैमरे किसने लगाया? हाफिज साहब ये भी बता दे। मेरी पार्टी ने नहीं लगाया। मैं बताता हूँ। जब सादिक संजरानी फर्स्ट टाइम चेयरमैन बन रहा था सीनेट का, आप और पीटीआई दोनों किसके कहने पर सादिक संजरानी को आप लोगों ने सपोर्ट किया? एक बात। दूसरी बात यह, जब मियां यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर बन रहा था, उस वक्त पीडीएम ने यूसुफ रज़ा गिलानी को इत्तेफाक से सीनेटर बनाया, वफाक से। फिर हमारा और आपका माहदा क्या था कि चेयरमैन फलाना होगा, डिप्टी चेयरमैन प्लान पार्टी का होगा और फलाना होगा। अब मेरे भी सवाल है, कहाँ चले गए? और किसके कहने पे कादर साहब, मैं मामला आगे ले जाती हूं। एक बात, तीसरी बात फिर बात कर लेना। फिर मेरी बात सुनिए, आप बात कर ले बाद में। मेरी बात तो सुनिए यार, ठीक है, मेरी बात तो सुनिए यार, मेरी बात। दोनों आप लड़ाई कर रहे हैं, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ भाई कादर भाई, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करूंगा बेशक, फिर आप बात करें। आप मेहरबानी कर, ओके, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेहरबानी करें, आप मेहरबानी करें, आप मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। पीडीएम से जब आप निकल गए, किसके कहने पे निकल गए? एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं वो हाफिज़ अब्दुल्ला हूँ कि मैं ख़ुद ज़ख्मी हो चुका हूँ जनरल फैज़ से। मेरी शहरियत जनरल फैज़ ने कैंसिल की। मैं वो हाफिज़ अब्दुल्ला हूँ कि सबसे पहले जनरल फैज़ ने मुझसे माफ़ी भी मांग ली। और सबसे पहले 18 अक्टूबर 2018 को क्वेटा के हॉकी ग्राउंड में सबसे पहले अगर इन खौफनाक शख्सियत का नाम लिया है, जब वो सर्विस में थे पाकिस्तान में, किसी ने नहीं लिया था। सबसे पहले मैंने लिया था। लिहाजा मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं जनरल फैज़ की सियासत में मुदाखलत उस वक्त भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ। मैंने सिर्फ हर कोई अपने अंजाम तक पहुंचेगा। मैं जरा आगे ले जाऊँ मामला। मैंने सिर्फ ये कहा आप लोग की अलग बैठक इंशाल्लाह हम करवाएंगे। जो लोग थे आई में जो लोग अनवाल थे, वो कौन लोग थे? उसको सजा हुई। निहाल साहब, जनरल असद दुरानी को सजा हुई, हमीद को सजा हुई। जी, अच्छा चले कादर साहब एक जुमला प्लीज, फिर मैं निहाल साहब की तरफ जाऊंगा। हाफिज साहब, पीडीएम से हम निकले नहीं किसी कहने पे, पीडीएम से हमें निकाला गया, हमें शोकाज दी गई पीपल्स पार्टी को। आपने दिया था शोकाज, आपके साबिक जो आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे निहाल साहब, शाहिद खाकान साहब ने निकाला था पीपल्स पार्टी को। अब ये दोनों इतराफ से इल्जाम हैं कि पीडीएम से कौन निकला और किसके कहने पे। निहाल साहब देखिए, आज तो मुला आलम आप कंप्लेंट सेल बन गई है, तमाम कंप्लेंट आपके पास आ रहे हैं और मुझे लगता है कुछ देर बाद आप सोशल सर्कल की एक जज भी बन जाएंगी कि अब फैसले भी आपको करना होगा। जो मेरे भाई कादिर ने कहा और उसमें दो राय नहीं है, और जो हाफिज अहमदुल्ला साहब ने कहा वो भी तारीख का हिस्सा है कि किस तरह से हाफिज अहमदुल्ला साहब की शहरियत को कैंसिल किया गया। और बड़ा हम तो साथ सेनेट में रहे हैं तो हमें पता है हाफिज साहब की सलाहियतों का, उनकी, और हमारे इमाम भी रहे। हम तो इनके पीछे बाकायदगी से मगरिब की नमाज पढ़ा करते थे। तो मैं समझता हूँ कि आपको इन दोनों सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने आपको इख्तियार दे दिया है कि आप आज रिवील भी करें। और ये जो फैक्ट शीट है, नहीं अल्लाह ना करे, लेकिन आपसे तो निहाल साहब पूछना बनता है ना। अभी आपको शोएब शाहीन साहब ने गिनवाया कि कितनी दफा इजाजत मिली है और किस रेशो से अदालती मोअज़्ज़ज़ जजेस ने इजाजत दी है उनको जलसे की, कितनी एश्योरेंसेज उनको दी गई हैं इंतजामिया की तरफ से कि हम कैंसिल नहीं करेंगे। उसके बावजूद सर ये हाल अहवाल अगर हो रहा है तो कंटेम्प्ट में ना फंस जाएं आप लोग, आपकी गवर्नमेंट। नहीं, कंटेम्प्ट में तो हम नहीं फंसेंगे। देखिए, बात सारी है कि कोई भी जलसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के एक आम आदमी की जान और माल, उसकी हिफाजत रियासत की प्राइमरी जिम्मेदारी होती है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत की जाए, इमलाक की हिफाजत की जाए।
और अगर ये शरपसंदी ना होता तो ये कहीं भी जलसा करे। ये पेशावर में भी जलसा कर सकते थे, ये नौशेरा में भी कर सकते थे, ये कोहाट में भी कर सकते थे। तरनौल में कर रहे हैं सर, वो तो वैसे काफी दूर है रेड जोन से, मतलब वो 30 किलोमीटर दूर है। हाँ, 30 किलोमीटर का फर्क है, तो वहाँ पर क्या इन्होंने करना है। और सवाबी में आज से 2 हफ्ते पहले किया, इतना बड़ा जलसा हुआ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा। और बात यह है कि ये इन्होंने हमें कहा है कि वहां जाकर करो। आपने खुद ही तो कहा है निहाल साहब, आपकी गवर्नमेंट ने खुद कहा है। मुतालबा किया कि इस्लामाबाद की 3 जगह है जहां हमेशा जलसे होते हैं, हमें ये दें। जी, जवाब हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इनके नंबर से तो नहीं डर गए? फिर वो शायद आईपीपीज वाले मामले भी मेरा ख्याल है वो भी कह रहे हैं कि आईपीपीज, जैसे शौकत यूसुफजई साहब बात करके गए हैं कि वो खुलेगा तो आपके ऊपर तो लंबे कट्टे खुल जाएंगे। देखिए जी, डरने वाले लोग वो होते हैं, नवाज शरीफ पे कट्टे खुले और बेटे से तनख्वाह ना लेने की बात आई, ठीक है। कट्टे खुलने से वो डरते हैं जो लोगों के पैसे, जब बैरून मुल्क से आ रहा है पैसा 190 मिलियन पाउंड, वो अवाम को ना मिले, रियासत को ना मिले और अपने लल्ले तल्ले में लगा दे। डरना उनको चाहिए जो अवाम के खर्चे से हेलीकॉप्टर डरते हैं। जेल में देखें, जेल में अगर आप बहुत बहादुरी है तो जेल में रहे। जेल की शिकायतें क्यों कर रहे हैं? हम सब जेल में रहे। हाफिज अहमदुल्ला नहीं वो रह तो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो साल भर से ज्यादा हो गए जेल में। खान साहब, आप तो कहते थे 3 दिन नहीं निकाल सकते। 2 साल, 3 साल, 5-5 साल रहे। हमारी तो ट्रैक रिकॉर्ड है। जो आज दूसरे लोग हैं वो 5-5 साल जेल में रहे, ऑपोजिशन वाले। राणा सनाउल्लाह नहीं रहे 2 साल जेल। जी शुएब साहब, आप लोग 1 साल के ऊपर इतने बता दें क्लेम कर रहे हैं क्रेडिट, वो कहते हैं हमने ज्यादा आपसे रिकॉर्ड बनाया है। बेगुनाह आपने डाला 218 मुकदमे। किस लीडर के खिलाफ आज तक 76 साल में कोई एक बंदा बता दे जिसके खिलाफ 218 मुकदमे बने? जिन्होंने डील नहीं की हो वो इमरान खान है। ये तो डील करके भागने वाले लोग हैं। क्यों डील करके भागे थे? उस वक्त प्लेनेट्स क्यों खराब हो गए थे? क्यों नहीं आए थे जब तक के अगले से डील नहीं की? कैप्टन सफदर ने क्या कहा? उसने कहा जी आए थे, वही लंदन प्लान क्या है कि आए थे, आए जी हमारे पास आए, इमरान खान से हमें बचाएं, और भागम भाग आ गए। और जिस तरह इनको जितवाया गया डॉक्टर यास्मीन राशिद से, किसको नहीं पता? पटन फाउंडेशन की आप रिपोर्ट पढ़ लें और पूरी दुनिया को पता है कि आपने एक जाली मैंडेट के जरिए आप यहाँ आए हो। अच्छा, इमरान खान तो जेल में बैठा है ना, किधर है आज नवाज शरीफ जो अपने आप को 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर? वैसे कादिर साहब कह रहे थे आप सब गिरफ्तारियों के मुंतज़िर हैं, आप लोग इसलिए हीरो बन रहे हैं। कोई खौफ नहीं है भाई। 7 दहशतगर्दी के पर्चे मैं भुगत रहा हूँ। मैं पाकिस्तान की कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पोजीशन नहीं है कि जो मैंने बार काउंसिल और बार सेशन की उसको हेड ना किया हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को आप आईन और कानून के ताबे चलने दें, इस मुल्क को निजाम इंसाफ के मुताबिक चलने दें, जमहूरियत को तमाशा मत बनाएं। कहता हर कोई यही है, लेकिन सही बात है हर किसी की आईन और जमहूरियत की डेफिनेशंस जो है वो आपस में मेल नहीं खा रही। थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।